मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हम बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट बुक हमने स्टार्ट की हुई थी। उसकी जो फर्स्ट यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान, वो यूनिट हमारे चल रही थी। उसके हमने अर्थ देख लिया था, विशेषताएं देख ली थी, उसकी जो प्रकृति है, उसका महत्व है, वो हम देख चुके थे। अभी हम विधियां कर रहे थे कि कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। तो हमने एक विधि कर ली थी, आज सेकंड मेथड हम यूज करेंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि दूसरी और अन्य कौन कौन सी विधियां हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना नहीं भूलना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो पर चलते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। अभी इसका जो हम सेकंड मेथड है वो देखते हैं कि विधियां कौन कौन सी थी। हमने कल विधि कर ली थी, निरीक्षणात्मक विधि हमने की थी कि देखकर किसी चीज का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाता है। अभी हम सेकंड मेथड देखते हैं जो है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनिंग मेथड। प्रश्नावली क्या होती है? किसी विषय के संबंध में पूछे जाने वाले योजनाबद्ध प्रश्नों की सूची, मतलब एक प्लानिंग से एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, उसकी एक सीरीज बनाई जाएगी, वो जिसमें या तो प्रश्नों के उत्तर संभावित लिखे रहते हैं या उनके लिखने के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। मतलब या तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव को जो क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उन चारों में से एक उसका आंसर होगा, तो वो एक होगा। या फिर कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है, लाइक रिक्त स्थान की पूर्ति, या कुछ छोटे क्वेश्चन जिस तरह होते हैं कि एक सेंटेंस के जो आंसर हैं उनको छोड़ दिया जाता है और अपने शब्दों में उन्हें लिखना होता है। तो प्रश्नावली के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं। तो प्रश्नावली क्या है? एक योजनाबद्ध प्रश्नों की एक ऐसी सूची जिसके अंदर या तो प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए जाते हैं या उसमें स्पेस छोड़ दिया जाता है उन उत्तरों को भरने के लिए, मतलब उनके व्यू जानने के लिए उनका स्पेस छोड़ दिया जाता है और वहां पर उन उत्तर को लिखना होता है। ये तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि प्रश्नावली होती क्या है। तो ये है प्रश्नावली। इसका प्रयोग मानकीय सर्वेक्षण हेतु किया जाता है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो पता है कि क्या सही है और क्या गलत, जो उसको चेक करेगा एकदम वस्तुनिष्ठ जो सच्चाई उसके अंदर है वो सामने आएगी। मतलब जो उस प्रश्नावली से रिजल्ट निकलेगा वो कहीं ना कहीं मानकीय होती है, मानक रूप में एक सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। कहीं ना कहीं वो चीज एकदम प्योर रूप में, मतलब यहाँ पर जैसे हमने पिछली जो विधि की थी उसके अंदर कहीं ना कहीं जो चेक करने वाला था, जो विधि का प्रयोग कर रहा था, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आ रहा था कि उसके प्रभाव से उसके जो निष्कर्ष हैं उसके ऊपर अलग इफेक्ट पड़ता था। लेकिन प्रश्नावली विधि के अंदर अगर हमें आंसर की मिली हुई है तो उस आंसर की के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर जो सर्वेक्षण करता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा उसके रिजल्ट के ऊपर कि जिसके ऊपर उसने उस प्रश्नावली का टेस्ट किया है, वो जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहा है। प्रश्नों के उत्तर क्योंकि सटीक है कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा और इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, तो जो चेक करने वाला है कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा, जैसा कि पहले मेथड के अंदर हुआ था। पहले मेथड में हमने देखा कि जो सर्वेक्षण करता है, जो सर्वेक्षण कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, क्योंकि वो लगातार उनके साथ रह रहा है तो उनका प्रभाव वहाँ दिखाई देने लगता है और उसके निष्कर्षों में भी कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण व्यवहार आ जाता है, पार्शियलिटी आ जाती है। कहीं ना कहीं पिछली जो विधि की थी उसके दोष थे ये, तो उन दोष को दूर करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया। प्रश्नावली विधि के अंदर जो उत्तर हैं वो सटीक होंगे, जो उत्तर की कुंजी होगी या जो आंसर की होगी कहीं ना कहीं वो सटीक होगी, जिससे कि प्रभाव नहीं पड़ेगा सर्वेक्षणकर्ता का उस निष्कर्ष के ऊपर। फिर बात करें कि प्रश्नावली 2 टाइप्स की होती है, जैसे हमने इस डेफिनेशन के अंदर ही देख लिया। तो क्लोज्ड एंड ओपन, जो बंद प्रश्नावली होगी उसके अंदर उत्तर चयन करना पड़ता है। बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली 2 टाइप्स की प्रश्नावली होती है। अब जो बंद प्रश्नावली है उसके अंदर उत्तरों का जो चयन है वो जो प्रश्नावली में लिखे हुए हैं, लाइक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे 4 ऑप्शन दिए, उन 4 में से ही एक क्वेश्चन होगा या हाँ या फिर एक स्थान दिए हुए तो हाँ या ना में सत्य असत्य कथन दिए हुए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन से जो प्रश्नावली बनी होती है उसे कहते हैं बंद प्रश्नावली। और दूसरी होती है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली के अंदर क्या क्वेश्चन लिखे हुए हैं लेकिन उसके अंदर नीचे 2 लाइनें छोड़ी होती है, मतलब जो उत्तरदाता है
वो अपने व्यू देता है, अपने अकॉर्डिंग ही आंसर को फिल करता है। हालांकि ये भी एक तरह का सेटिंग, क्योंकि उत्तर हमें पता है, सिर्फ लैंग्वेज ही चेंज होती है। संभावित उत्तर हम लोगों के पास है, जो भी टेस्ट ले रहा है उसके पास संभावित उत्तर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो उत्तरदाता है उसके अपने विचार उसमें प्रस्तुत होते हैं। तो ओपन एंड एक होती है क्लोज एंड एक होती है ओपन, एक बंद प्रश्नावली और एक खुली प्रश्नावली। प्रश्नावली से रिलेटेड प्रोफेसर जो लुंडबर्ग थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है कि प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है, मतलब किसी चीज को इंस्पायर करने का एक ऐसा ग्रुप है जिसके प्रति जो शिक्षित लोग हैं उत्तेजित किए जाते हैं और वे उत्तेजनाओं के अंतर्गत अपने व्यवहार का वर्णन करते हैं। देखो एक चीज यहाँ पर बेसिकली हम देखें तो दिखाई दे रही है कि शिक्षित लोगों को उत्तेजित करता है। अब देखो जो पढ़ा लिखा होगा वही प्रश्नावली को रीड करके आंसर दे पाएगा, और जो अनपढ़ है वो प्रश्नावली को रीड कैसे करेगा, उससे तो क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। और प्रश्नावली एक रिटर्न के अंदर एक सूची, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, किसी विषय से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची, जिसमें या तो प्रश्न लिखे रहते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखे रहते हैं। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं तो उसको पढ़ना जरूरी है। अब जो पढ़ा लिखा लोग पढ़े लिखे होंगे, जिसको शिक्षा आती है, जो अनपढ़ नहीं है, जो पढ़ा लिखा है वही इसके उत्तर दे सकता है। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो प्रश्नावली के उत्तर किस प्रकार दे पाएगा, क्योंकि रिटर्न के अंदर है, हमें रिटर्न के अंदर ही आंसर इसके लेने होते हैं। तो प्रोफेसर लुंडबर्ग कहते थे कि ये एक ऐसा प्रेरणाओं का एक समूह है जिसके प्रति शिक्षित लोग उत्तेजित किए जाते हैं और वे इन उत्तेजनाओं से, मतलब वो उत्तेजित होकर अपने व्यवहारों का वर्णन करते हैं, मतलब उन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार देते हैं जिससे उनके व्यवहार का पता चलता है। अब देखो कोई भी प्रश्नावली, मनोवैज्ञानिक कोई भी टेस्ट हम देखें, आईक्यू लेवल से टेस्ट रिलेटेड, व्यक्तिगत व्यक्तित्व से रिलेटेड लेके समायोजन से रिलेटेड हम टेस्ट देखें, कोई भी हम टेस्ट देखें तो उनके अंदर काफी क्वेश्चन लिखे होते हैं। उन क्वेश्चनों की एक इस तरह की क्रमबद्धता होती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण कोई भी हम देखते हैं, कोई भी हम टेस्ट देखते हैं तो प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है। मतलब पहला प्रश्न किसी 8वें प्रश्न से रिलेटेड है, मतलब उसका आंसर आप जो दे रहे हो वो आपके व्यक्तित्व को बता रहा है या आपकी बुद्धि की मानसिक योग्यता को बता रहा है। तो अलग अलग योग्यताओं को उनके आधार पर ही पता चलता है कि आप किस प्रकार के व्यवहार के व्यक्तित्व को अपने अंदर ऑब्जर्व किए हुए हैं, ये किस प्रकार की आपकी मानसिक बुद्धि है, किस प्रकार की, जैसे अब आपने ये तो था लिखित, अगर अलिखित टेस्ट देखे, जैसे इंक ब्लॉक टेस्ट देखे तो यहाँ पर जैसे ये एक धब्बा बना हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं बनाया हालांकि मैंने, तो आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर आपको किस चीज की शेप दिखाई दे रही है, तो जैसी आपकी मानसिक स्थिति होगी वो चीजें आपको इसके अंदर वैसी ही वो शेप दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं ये जो इंक ब्लॉक टेस्ट है, जैसे वो तो रिटर्न नहीं है, वो प्रश्नावली के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की मैं बात कर रही थी, इस वजह से ये शाही धब्बा परीक्षण के बारे में आपको बताया कि एक इंक ब्लॉक, एक शाही का धब्बा लगा दिया गया और उससे पूछा कि आपको इसकी किस चीज की शेप नजर आ रही है, क्या आकृति नजर आ रही है। तो जैसा जिसका मानसिक चित्रण होगा उसको वो चीज उसमें वैसी ही दिखाई देने लग जाएगी, वो चीज उसको वैसी ही दिखाई देगी कि अगर भगवान में आसे तो भगवान की किसी, अब देखा होगा काफी कई बार आता है कि आज चंद्रमा के अंदर इष्ट देवता के दर्शन होंगे एक्सेट्रा, इस तरह की मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक धारणाएं हैं ये, कि क्या वास्तव में वो ईश्वर वहां चंद्रमा में चला जाएगा, नहीं, वो हमारा साइकोलॉजिकल मैटर जो इस तरह का सेट हो जाता है, साइकोलॉजिकल माइंड इस तरह का सेट हो जाता है कि हमें वो चंद्रमा में जो धब्बा लगा हुआ है वो धब्बा अपने इष्ट देव के रूप में दिखाई देता है, कभी जो कृष्ण को पूजता है, जो शिव को पूजता है, जो नानक जी को पूजता है, जिस चीज को आप मानते हो तो वो चीज हमें उसके अंदर दिखाई देने लग जाती है। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो प्रश्नावली के अंदर ये तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो हमने चित्र देख लिया उसके लिए पढ़ना या चित्र पूर्ति परीक्षण है जैसे, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रश्नावली के द्वारा जो भी मनोवैज्ञानिक टेस्ट लिए जाते हैं उनके अंदर क्वेश्चन की एक सीरीज होती है, वहां पर चित्र नहीं दिए जाते, तो क्वेश्चन की एक सीरीज होती है, तो उन क्वेश्चंस को पढ़ना समझना जरूरी है, तो उनके अकॉर्डिंग ही प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। 2 टाइप्स की प्रश्नावली बताई गई है, एक ओपन है और एक क्लोज्ड है। ओपन के अंदर आप अपने व्यू दे सकते हो और क्लोज के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करके उसका आंसर देना होता है, और शिक्षित होना जरूरी है, ये लुंडबर्ग ने अपनी डेफिनेशन के अंदर बता दिया। अभी और एक्सप्लेन करते हैं प्रश्नावली के बारे में कि प्रश्नावली क्या है, आगे देखते हैं।
अभी देखते हैं प्रश्नों के आधार पर प्रश्नावली कितने प्रकार की हो सकती है। प्रश्नों के आधार पर हम देखें तो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है प्रश्नावली। पहली प्रश्नावली देखें मानसिक क्रिया के आधार पर, मतलब प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं वो कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं, वो चीज प्रश्नावली के अंदर हम देखते हैं। तो पहला देखें तो स्मृति प्रश्न और दूसरा विचारोत्तेजक प्रश्न। स्मृति प्रश्न जैसे जो याद किए हुए प्रश्न है, जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जैसे अब स्कूल में जो बच्चा है दिया कि भाई ठीक है हमारी जो अर्थ की जो शेप है वो किस प्रकार की है, तो बच्चे ने याद किया हुआ भारत का एरिया कितना है, राजस्थान का एरिया कितना है, पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी, उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई, वो चीजें जो हैं वो चीजें स्मृति पर आधारित प्रश्न है। मतलब याद किए हुए प्रश्नों के आधार पर उन चीजों का उत्तर दिया जाता है। मतलब किसी चीज को याद करके, जैसे लेसन पढ़ा दिया गया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे याद करके, बच्चे को कहा गया कि कल इस लेसन का टेस्ट होगा, तो वो भी एक तरह की प्रश्नावली ही है। तो उन चीजों के उत्तर जब दिए जाते हैं स्मृति के आधार पर, याददाश्त के आधार पर। दूसरे होते हैं विचारोत्तेजक, मतलब अपने विचारों, उत्तेजित होकर अपने विचारों का एक्सप्रेस करना। जैसे लेख दिया जाए टीचर के द्वारा कि अगर भारत के आप प्रधानमंत्री होते तो डैश डैश, तो अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। मेरे सपनों का भारत, अगर मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता तो वो चीजें। अगर आपको महाविद्यालय का व्याख्याता बना दिया जाए या इस सब्जेक्ट का अध्यापक बना दिया जाए तो आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे, तो वो विचारों को, अपने विचारों को प्रस्तुत करना। तो वो विचारोत्तेजक प्रश्न होते हैं जिसके अंदर अपने भाव भी प्रस्तुत होते हैं। ये स्मृति के ऊपर आधारित नहीं होते, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना होता है। जो भी हमने अनुभव लिए, जो भी एक्सपीरियंस हुए हमारे, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसके अंदर खुद के विचार सम्मिलित होते हैं। तो प्रश्नावली के अंदर ये प्रश्न देखे जाते हैं कि या तो स्मृति आधारित होते हैं या विचारों पर आधारित होते हैं। ये मानसिक क्रिया से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। दूसरे प्रश्न हम देखें पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न, जो किताबें हैं हमारी, जो पाठ्य सामग्री है हमारे पास, उस पर आधारित प्रश्न। तो एक होते हैं खंडशः प्रश्न और एक होते हैं प्राकरणिक प्रश्न। खंडशः प्रश्न जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर, जैसे एक लेसन पढ़ाया, लेसन को 3 से 4 पार्ट के अंदर, जैसे अब आपको फर्स्ट यूनिट करवाई जा रही है तो एक दिन लेसन हुआ, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो अलग अलग टुकड़ों में बांट कर करवाई जा रही है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो वो खंडशः मतलब टुकड़ों के अंदर बांट कर जब टॉपिक पढ़ाकर कंसेप्ट क्लियर करके प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्राकरणिक पूरे प्रकरण के ऊपर, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान अपनी फर्स्ट यूनिट, जैसे ही यूनिट पूरी हुई तो इस पूरे यूनिट से रिलेटेड प्रश्न जो हुए तो वो हो जाते हैं प्रकरण से रिलेटेड। मतलब एक प्रकरण, जैसे हम टीपी देने जाते हैं तो हम जब लेसन प्लान की जो हमारी बुक है, लेसन प्लान की जो डायरी हम बनाते हैं दैनिक पाठ योजना की, तो उसके अंदर देखते हैं तो प्रकरण ऊपर कॉलम लगा होता है, तो आपने अपने लेसन का नाम लिखते हो, तो उन 3 टीचिंग पॉइंट के अंदर आप अपना लेसन करवा देते हो। तो 3 टुकड़ों के अंदर बांटा, पहले टुकड़े के अंदर आपने बांटा, उससे रिलेटेड आप प्रश्न पूछते हो, तो वो तो हो गए खंडशः। और जब पूरा लेसन आप कंप्लीट करवा देते हो तो लास्ट में पुनरावृत्ति करके कुछ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, लाइक मूल्यांकन प्रश्न जिनको हम बोल सकते हैं। तो उनका एवल्यूशन करने के लिए आप कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो पूरे प्रकरण से रिलेटेड होते हैं, ना कि फर्स्ट टीचिंग पॉइंट से, ना सेकंड, ना थर्ड, तीनों को मिलाकर पूरा का पूरा जो आपका प्रकरण है उससे रिलेटेड आप प्रश्न पूछते हो, तो वो हो जाते हैं प्राकरणिक प्रश्न। तो खंडशः और प्राकरणिक जो पाठ्य सामग्री पर आधारित है। तीसरे टाइप्स के प्रश्न आते हैं जो शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित हमारे प्रश्न होते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं विकासात्मक प्रश्न, या सबसे पहले आते हैं प्रस्तावना प्रश्न को हम देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जैसे आप क्लास में गई तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आप बच्चों से उम्मीद करते हो कि वो आपको देंगे ताकि आप लेसन के अंदर अपने जा सको। मतलब उनके पूर्व ज्ञान से जो रिलेटेड प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को आप उठाते हो। फिर आते हैं विकासात्मक प्रश्न, मतलब आप जो लेसन पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाने के लिए कुछ क्वेश्चन पुट करते हो, वो कहलाते हैं विकासात्मक प्रश्न। फिर देखते हैं हम बोध प्रश्न। बोध प्रश्न जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जितना आपने पढ़ा दिया, जैसे भारत की स्थिति पढ़ा दिया आपने, एरिया के बारे में बता दिया, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी पॉपुलेशन के बारे में बता दिया कि कितनी है, उसकी साक्षरता दर एक्सेट्रा, सब कुछ बता दिया आपने। अब उससे जो आपने पढ़ाया है उसी के बारे में आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो, वो कहलाते हैं बोध प्रश्न। और पुनरावलोकन प्रश्न, जो पूरा आपने लेसन पढ़ते फिर से एक बार एक रिवाइज करवाते हो, शॉर्ट एंड स्वीट पूरे लेसन को रिवाइज करवा के कुछ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, तो पुनरावलोकन। इस तरह शिक्षण उद्देश्यों को लेकर हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं, हमारे पुनरावलोकन प्रश्न आ जाते हैं, लाइक मूल्यांकन प्रश्न भी जिसको बोल सकते हैं, विकासात्मक प्रश्न आ जाते हैं और हमारे बोध प्रश्न आ जाते हैं। इस प्रकार जो प्रश्नावली के प्रश्न हम एक तरह से देखो, बुक के अंदर जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एक तरह की प्रश्नावली ही वो
होती है। आपने मैथ्स की हिंदी मीडियम की आप बुक देखो तो उसके अंदर लिखा होगा प्रश्नावली नंबर 1, प्रश्नावली नंबर 2, प्रश्नावली नंबर 3, क्वेश्चन लिखे होते हैं उसके अंदर सॉर्ट आउट करने के लिए, करते हैं ना। तो एक तरह की वो भी प्रश्नावलियां ही हैं जो हम अपने छोटी क्लासेस के अंदर जो बुक्स के अंदर हम देखते हैं। तो कितने टाइप्स के प्रश्न हो गए, देखो 3 टाइप्स के मेनली प्रश्नों के आधार पर प्रश्नावली होती है। एक मानसिक क्रिया पर, एक पाठ्य सामग्री पर आधारित और एक शिक्षण उद्देश्य पर आधारित। मानसिक क्रिया पर देखें तो स्मृति प्रश्न जो याद करके दिए, विचारात्मक प्रश्न। पाठ्य सामग्री के आधार पर देखें तो खंडशः प्रश्न और प्राकरणिक प्रश्न, मतलब किसी प्रकरण को लेकर पूरे। शिक्षण उद्देश्य के आधार पर देखें तो विकासात्मक प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न और पुनर्वलोकन प्रश्न, ये प्रश्न आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो प्रश्नावली विधि है इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या दोष हैं, मतलब कितना बेनिफिशियल है ये मेथड और कितने इसके अंदर, देखो हर चीज है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पूर्णतः कंप्लीट हो। अब मुझे ही ले लो, क्या मैं सभी सब्जेक्ट का नॉलेज रखती हूँ, कुछ ना कुछ तो कमी मुझ में भी होगी, कुछ ना कुछ चीजें जो होंगी वो मुझे भी नहीं समझ आती, दोष हर चीज में होते हैं। तो उसी तरह जैसे ये प्रश्नावली विधि है जो हमने की, इसके कुछ गुण हैं तो साथ साथ कुछ दोष भी इसके होंगे। तो इसके गुण देखते हैं। सबसे पहले धन और समय की बचत होती है। अब धन और समय की कैसे बचत होगी, तो उसका मेथड क्या है, धन और समय की बचत कैसे होगी। अब बहुत सारी प्रश्नावली पेज लिए, साथ में पूरे ग्रुप को बिठाया और एक एक पेज बांट दिया, बच्चों ने आंसर दिए तो टाइम भी बचा, काफी लोगों का एक साथ अवलोकन हो गया, काफी लोगों को एक साथ टेस्ट ले लिया गया उनका, तो टाइम भी बचा। अब वो परीक्षण मेथड किया हमने, परीक्षण मेथड किया तो उसके अंदर क्या हुआ कि कुछ ही एक एक कैंडिडेट का हमने टेस्ट किया, निरीक्षण किया, उसको ऑब्जर्व किया, तो वो चीज हमारे सामने एक एक करके आई। तो सामूहिक सर्वेक्षण इसके द्वारा ही संभव है क्योंकि ग्रुप में हम इसका टेस्ट ले सकते हैं। और दूसरा उच्च मनोविज्ञान परीक्षण में भी सहायक है क्योंकि देखो एक साथ काफी इकट्ठा एक साथ टेस्ट लिया जा रहा है तो समय भी बचेगा, टाइम तो बचा, पैसा भी कम खर्च होगा और बड़े बड़े जो टेस्ट हैं एक साथ कई लोगों के लिए जा सकते हैं। अब इसके दोष क्या, सबसे बड़ा दोष, सबसे इम्पोर्टेंट दोष इसका क्या आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट दोष इसका आता है कि केवल शिक्षित व्यक्तियों की प्रश्नावली लिखी हुई है तो जो पढ़े लिखे हैं वही इसका आंसर दे पाएंगे, तो शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही है ये प्रश्नावली। तो सबसे बड़ा दोष ही इसका ये रहता है, समय अभाव और संदेह के कारण लोग रुचि कम लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको, अब हमारे घरों में भी देख लो, जनगणना के लिए आते हैं तो उनके पास एक प्रश्नावली होती है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, आपकी इनकम कितनी है, एक्सेट्रा, काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम कई बार डाउट होता है, कई बार टाइम नहीं है हमारे पास, हम जल्दी जल्दी में आंसर बताते भी नहीं, तो लोग रुचि कम लेते हैं। अब प्रश्नावली दे दी गई कि इसके अंदर आपको डाटा भरना है तो लोग लापरवाही से ही उस डाटा को भर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट हैं वो प्योर नहीं आ पाते। और भाषा की जटिलता, कई बार मेरे द्वारा, अगर मैं प्रश्नावली बनाई हूँ तो मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, लेकिन सामने वाला उस क्वेश्चन को कुछ और समझता है। अब प्रश्नावली के अंदर एक्सप्लेन तो किया नहीं जाएगा क्योंकि प्रश्नावली दे दी जाती है बांटी और उसके द्वारा क्वेश्चन के आंसर लिए, तो अब कुछ सामने वाला कुछ और समझ रहा है और जिसने उसके आंसर दिए वो अलग वे के अंदर उसके आंसर दे रहा है और सामने वाला कुछ और ही उस चीज को समझ रहा है। तो भाषा की जटिलता के कारण कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट कहीं ना कहीं प्योर नहीं आ पाते। जानबूझकर सूचना झूठी भी दी जाती है, जैसे पूछा जाए कि आपकी इनकम कितनी है, कोई भी इनकम प्योर नहीं बताता कि कितनी है। जनगणना के अंदर आते हैं कि हम डाटा सभी सही देते हैं, कई बार ऐसा होता है, हालांकि वो चीज़ें हमारी भलाई के लिए ही हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर डाटा कई बार छिपाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्नावली विधि के कुछ दोष हैं जिसकी वजह से इस मेथड को, हालांकि ये मेथड काफ़ी लोकप्रिय मेथड है, किसी भी सर्वेक्षण का, किसी भी सर्वे का काफ़ी लोकप्रिय मेथड है, लेकिन कुछ छोटी छोटी कमियों के कारण कहीं ना कहीं कुछ नए मेथड की ज़रूरत पड़ी, जो वर्तमान के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए मेथड इसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये थी हमारी प्रश्नावली। मेथड हम देखते हैं जीवन इतिहास विधि। कौन कौन सी, इसको जीवन व्रत विधि भी कहते हैं, जीवन व्रत अध्ययन विधि। प्रोफेसर जो बिसेंट हैं उन्होंने जीवन इतिहास विधि के बारे में, जैसे जीवन इतिहास विधि क्या है कि किसी की जीवन की पूरी बायोग्राफी को पढ़ना, उनकी डायरियों के द्वारा या उसके आसपास के लोगों के द्वारा, उसके अगर कोई समस्या है, कोई बालक है जो बाल अपराधी बन गया है, उसके जीवन, वो ऐसा क्यों बना, वो ऐसी क्या स्थिति आई कि जिसकी वजह से वो चीज़ इसके अंदर आ गया, तो इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। उसकी डायरियों के द्वारा, उसके जो कुछ डाटा है, उसके आसपास जो परिवार है उसका, या जिस शिक्षण संस्था के अंदर वो पढ़ा, उसके जो टीचर हैं या उसका जो फ्रेंड सर्कल है, उससे बातचीत करके
उसके संपूर्ण जीवन का इतिहास बनाया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है, तत्पश्चात रिजल्ट निकाला जाता है। कारण पहले जान लिए जाते हैं, सिम्टम्स देखे जाते हैं। पहले तो बीसन थे, उन्होंने इसके बारे में एक डेफिनेशन दी कि व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति की परिस्थिति या संस्था को अति स्तरक एवं पूर्ण अवलोकन किया जाता है। मतलब अति स्तरक होकर उसका पूर्ण अवलोकन किया जाता है कि कोई भी एक भी पॉइंट छूटे ना, कहीं वो जो पॉइंट छूटा है उसी की वजह से ही बालक की लाइफ में प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके माता पिता का, उसके भाई बहनों का, अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो उसके चाचा ताऊ का, उसकी दादी का, दादा का, उसके आसपास, उसके फ्रेंड सर्कल का, उसके आस पड़ोस का, सबका अध्ययन किया जाता है कि उसका व्यवहार कहाँ पर कैसा था। तो ये पूरा अध्ययन करके कहीं ना कहीं ये जो जीवन व्रत विधि है, ये उपचारात्मक विधि का अगला चरण है। उपचारात्मक विधि, जैसे हम डॉक्टर के पास गए ट्रीटमेंट लेने, तो डॉक्टर पहले पूछता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, एक्सेट्रा, सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वो चीज़ें पहले पूछेगा। फिर उसके बाद वो सारा उन चीज़ों को पता करके उसके बाद हमें ट्रीटमेंट देगा। तो इस जीवन इतिहास विधि को कहीं ना कहीं निदानात्मक विधि भी कहते हैं। निदानात्मक विधि मतलब कारण को जानने के बाद उसका उपचार जब किया जाता है। जीवन इतिहास विधि के अंदर सबसे पहले कारण जानने की कोशिश की जाती है। अगर एक बालक ऐसा है तो पहले क्यों है वो ऐसा, उसके बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं और उसकी सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसका उपचार किया जाता है कि किस चीज़ की कमी रही है, किस चीज़ की एक्सेस रही, किस चीज़ के कारण ये बालक इस तरह का इसका व्यवहार है। तो जीवन व्रत विधि के अंदर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे, जैसे देखो मैंने कहा था कि एक एग्जाम्पल अपन इसका देखते हैं। तो यहाँ पर सोमा एक बच्ची है, 3 वर्ष 9 माह की है ये बच्ची। तो उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सोमा की आयु 3 वर्ष 9 माह की है। वो बहुत अधिक उद्दंड, जिद्दी और क्रोधी स्वभाव की है। उसके माता पिता से इंटरव्यू करने पर वे बालक के समुचित पालन पोषण न करने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। उसकी माँ ने कहा कि उसके पिता के कारण ऐसी हुई, और उसके पिता कहने लगे कि इसकी माँ के कारण ऐसी हुई है। तो भावात्मक रूप से दोनों ही असंतुलित मालूम हुए। फिर उनका एक अलग अलग इंटरव्यू किया गया। तो सोमा की एक चाची और एक नर्सरी क्लास की जो उसकी टीचर थी उसका भी इंटरव्यू किया गया। इंटरव्यू में सोमा की माता ने उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का परिचय दिया। जो उसकी माता पिता दोनों को अलग अलग बुलाया गया और उनका इंटरव्यू किया गया। उसने बतलाया कि सोमा का साधारण रूप से जन्म हुआ। उन्होंने यह भी बतलाया कि उनकी सास घर के काम काज में हिस्सा नहीं लेती थी और घंटों सोमा के साथ काटती थी। सोमा को कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी और उसके चलते, वो कॉन्स्टिपेशन की अपच की प्रॉब्लम थी, जिसके चलते वो काफ़ी चिड़चिड़ी रहती थी और ज़मीन पर लेट जाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, दूसरों पर हमला करती थी और बिस्तर पर नहीं जाती थी। सोमा की माता जो थी अपने वैवाहिक जीवन का जो अनुकूलन के विषय में वो बतलाना नहीं चाहती थी। उसकी सास ने उसके मित्रों की, उसकी गृह प्रबंध की जानकारी और सोमा के साथ उसके व्यवहार की कटु आलोचना की। 2 वर्ष की आयु में सोमा के व्यवहार की समस्याएं शुरू हो गई थी। देखो 2 वर्ष की आयु में ही शुरू हो गई थी। अब जब दोनों से इंटरव्यू किया गया माता पिता से, तब उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो अब बताया गया वो 3 वर्ष की आयु में वह अन्य समवयस्क बालिकाओं के समान गुड्डे गुड़ियाँ खेलने के स्थान पर कहानियाँ सुनना पसंद करती थी। मतलब वो खिलौने खेलने की बजाय कहानियाँ सुनना पसंद करती थी। सोमा कभी अन्य बालकों के साथ नहीं खेलती थी और अन्य बच्चों में होने पर वह उनसे लड़ती थी। उसे पसंद नहीं था कि उसके साथ कोई और बच्चा खेले। वह अपने पिता के साथ घूमने जाना और रहना पसंद करती थी, लेकिन कभी कभी क्रोध आने पर वह उन्हें भी नहीं छोड़ती थी। एक बार जब पिता ने किसी से बातचीत करने में उसकी बात नहीं सुनी तो उसने अपने पिता का पैर भी काट दिया। पिता से इंटरव्यू करने पर मालूम हुआ कि उन्हें सोमा पर गर्व था। वह उसे बहुत अधिक बुद्धिमान समझते थे। उसने लूसी के अपने प्रति ध्यान का वर्णन किया, जिसमें वह एक वयस्क स्त्री की तरह काम करती थी। उसने लूसी की प्रसन्नता में संदेह प्रकट किया और बताया कि शायद वह सुरक्षित महसूस न करती थी। सोमा की शारीरिक परीक्षा भी की, लेकिन उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। वो अपच की प्रॉब्लम थी, वो कॉन्स्टिपेशन की, और वज़न कुछ अधिक वजन की कोई भी शारीरिक असमानता नहीं दिखाई पड़ी। और उसकी अपच किसके कारण बताई गई? अंगूठा चूसना, उसके नाखून खाना और अपने बालों को मोड़ते रहना, जिसकी वजह से उसकी
ये प्रॉब्लम दिखाई दी कि उसे गुस्सा अधिक आता, बस इतनी ही प्रॉब्लम आई। जब उसके पिता सोमा को मानसिक चिकित्सक के यहाँ लेकर आए तो वह काफ़ी आकर्षक, स्त्रीचित और नम्र मालूम पड़ती थी। मतलब अपने पिता के साथ आई थी तो काफ़ी अच्छा बिहेव किया, और जब उसकी माता उसे लेकर आई तब वह उद्दंड, स्वतंत्र और ज़बरदस्त मालूम पड़ती थी। कभी कभी वह झगड़ा करने लगती थी। माँ के कोट पहनने की प्रार्थना करने पर वह चीखने, चिल्लाने और ज़मीन पर लौटने लगती थी। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से सोमा ने 8 वर्ष की आयु की शब्द शक्ति और औसत से बहुत अधिक बुद्धि दिखाई पड़ती थी। उसकी भाषा की शक्तियाँ और उसकी शारीरिक शक्तियों से बहुत अधिक विकसित थी। देखो ये जो एग्जाम्पल हमने देखा, इससे क्या क्लियर हुआ कि अगर नॉर्मली माता पिता से ही सिर्फ कंसल्ट किया जाता तो सोमा की वास्तविक स्थिति नहीं पता चलती। ये जीवन व्रत विधि का ही एक पार्ट था। जीवन व्रत विधि के अंदर उसके आसपास की सभी स्थितियों को जायज़ा लिया गया, उसकी मानसिक स्थिति को देखा गया, उसकी पारिवारिक स्थिति, क्योंकि परिवार में उसकी माता की वैल्यू नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इतनी इरिटेट रहती थी, और वो भी दूसरे परिवार के मेंबर्स की तरह ही अपने माता की डिसरिस्पेक्ट भी करती थी। काफ़ी उद्दंड और जिद्दी हो चुकी थी उस माहौल को देखकर। ये सारे जीवन, अब इसके अकॉर्डिंग ही उसका उपचार किया गया। मनोवैज्ञानिक जो भी निदानात्मक उपचारात्मक मेथड अपनाया गया, क्योंकि जीवन व्रत विधि को निदानात्मक विधि भी हम कहते हैं। तो इन कारणों को जानते हुए उसके पश्चात सोमा को वो मनोवैज्ञानिक जो भी उसे ट्रीटमेंट देना था, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना था, वो उसे ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन अगर इन कारणों को नहीं जाना जाता तो क्या होता? अगर इन कारणों को नहीं जाना जाता तो क्या रहता कि ये पोजीशन रहती कि माता पिता एक दूसरे को दोष दे रहे थे, कि पिता कह रहे थे कि माता की वजह से ऐसा हुआ और माता कह रही थी पिता की वजह से ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट था उसका सोमा का सही रूप से नहीं हो पाता। तो जीवन व्रत विधि के अंदर शुरू से लेकर, उसके जन्म से लेकर उसकी अब तक की स्थिति, जब वो 9 वर्ष की 3 वर्ष 9 माह की हो गई थी, तब तक की स्थिति को सारा डिटेल में हमने देखा। इस एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर हो गई है कि जीवन व्रत विधि क्या